सोचो, रात के अंधेरे में कैरिबियन के ऊपर 150 से ज्यादा एयर फाइट जेट हवा में है। कैरिकस जो कि वेनेजुएला में है, उसकी लाइट एक एक करके गुल हो जाती है। इंटरनेट, फोन, पावर सब साइलेंट हो जाता है और सुबह दुनिया उठती है एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट जो यूएस कस्टडी में है, ऑफिशियल्स वर्जन कहता है ये एक एंटी ड्रग ऑपरेशन था, नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक्शन था ये। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ एक ड्रग ऑपरेशन था या दुनिया ने एक नया वॉर टेम्पलेट लाइव देख लिया। क्योंकि अगर आज बिना यूएन मैंडेट्स के एक ऑयल रिच कंट्री के प्रेसिडेंट को उठाया जा सकता है, तो कल ये पूरा सिनेरियो किसी और पे भी लग सकता है। और हाँ, इनडायरेक्टली इंडिया जैसे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट ओपिनियन तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और उसके प्रेसिडेंट को अपने पास कस्टडी में ले आया, उस पे हम सब इन ब्रीफ इन डिटेल बात करेंगे कि ये क्यों हुआ और इसमें क्या क्या शामिल था। लाइक कौन से एयरप्लेन, फाइटर्स, जेट्स कौन से शामिल थे, कौन से वेपन्स थे, सब कुछ पे बात करेंगे। इस स्टोरी की स्टार्ट 2026 से नहीं होती है, ये स्टोरी की स्टार्ट 2013 से ही हो चुकी थी, जब निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बने थे वेनेजुएला के। वेनेजुएला एक ऑयल डिपेंडेंसी इकोनॉमी है, उस पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के एलिगेशंस लगे और यूएस सैंक्शन का लॉन्ग साइकिल चला उन पे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन आयरनी तो ये है यूएस ऑयल को प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी और रिफाइनरीज लार्जली यूएस कंट्रोल्ड सिस्टम पे डिपेंडेंट है। सेक्शन के बाद इकोनॉमिक कोलैप्स, इन्फ्लेशन और माइग्रेशन क्राइसिस। वाशिंगटन के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक फेल्ड इकोनॉमी नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक हेडक बन चुका है। वेनेजुएला का रसिया, ईरान, चाइना सबसे लिंकअप था। अगर हम यूएस मिलिट्री डॉक्ट्रिन देखें तो ऐसा ऑपरेशन कभी ओवरनाइट नहीं होता। पहले ही 2025 में इसके इंडिकेटर्स दिखना शुरू हो चुके थे। कैरिबियन में इंक्रीज यूएस नेवल प्रेजेंस, कैरियर्स स्ट्राइक्स, ग्रुप रोटेशंस, एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग विद रीजनल अलायंस, ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट करना, वेनेजुएलियन एयर स्पेस को अनसेफ लेवल करना और सेक्शंस को और टाइट करना। ये सब एक कोई ब्रॉकेट का सिग्नल था। मैसेज बहुत सिंपल था, प्रेशर इतना बढ़ाओ कि सिस्टम अंदर से ही क्रैक हो जाए। अब सोचो, यूएस अगर डायरेक्ट एक्शन लेता तो वो कैसा होता। फेज 1 जिसमें सिस्टम ब्लाइंड होता, जिसमें साइबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर होते, पावर ग्रिड का डिस्ट्रप्शन होता और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होते। मॉडर्न वॉर में पहला टारगेट आर्मी नहीं होता, पहला टारगेट सिस्टम होता है। फेज 2 जिसमें एयर डोमिनेंस हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटेड रूप से चले, F-22, F-35, FA-18 ISR ड्रोन्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर, वेनेजुएला एयर डिफेंस को रिएक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं देना था। स्पेशल फोर्स का इंसर्शन हुआ, लो अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर्स, सी से अप्रोच और ब्लैकआउट ऑफ कैरिकस। हेलीकॉप्टर्स 100 फीट से नीचे, ऊपर ड्रोन्स, फाइटर्स, एस्कॉर्ट्स और नीचे एक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड सिटी। ये टेक्स्ट बुक डिकैपिटेशन स्ट्राइक होती है। अब हम सब जानते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट एंड वेपन्स का यूज हुआ था। अगर फाइटर्स की बात की जाए तो F-22 रैप्टर्स, जिससे एयर स्पेस को लॉक किया गया, F-35 रडार कमांड नोड, FA-18 प्रिसीजन नेवल स्ट्राइक, हिलोज में चेन लुक हेवी, ब्लैक हॉक फॉर असॉल्ट टर्म्स एंड CS-53 लॉन्ग रेंज के लिए। अगर साइबर की बात की जाए तो पावर ग्रिड, टेलीकॉम और मिलिट्री कॉम्स। ये वॉर बम से ज्यादा बंद स्विच का वॉर होता है। अब लीगल एंड मोरल शिफ्ट्स पे बात करते हैं। ये नो यूएन मॉडरेट में आते हैं। सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करना और सोवरेजिन टेरिटरी में लार्ज एयर स्ट्राइक्स। अगर नार्को टेररिस्ट बोल के किसी भी लीडर को उठाया जा सकता है तो इंटरनेशनल लॉ सिर्फ वीक लोगों के लिए ही रह जाता है या फिर वीक कंट्री के लिए। रिलीजन इम्पैक्ट, लैटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट, एंटी यूएस सेंटिमेंट एंड प्रॉक्सी इंटेबिलिटी रिस्क। इससे यूएस का तो पॉलिसी हो गया ना, स्ट्रॉन्ग मैन नैरेटिव्स वो अपने आप को सेट कर रहा है। यहाँ पे हम सब खरीद रहे डिक्टेटर्स को जस्टिस के लिए। इलेक्शंस बस एक ऑप्टिक्स बन के रह चुका है। सवाल ड्रग का नहीं लगता है, सवाल कंट्रोल का लगता है। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ऑयल एंड एनर्जी, इंडिया ऑलरेडी डाइवर्सिफाई, शॉर्ट टर्म शॉक लिमिटेड, बट लॉन्ग टर्म में यूएस कंट्रोल्ड वेनेजुएला ऑयल, प्राइसिंग बायर्स प्रेफरेंसेस हो जाएगा। ओएनजीसी विदेश से स्टक ड्यूज का क्वेश्चन उठेगा। इंडिया इसमें ओपनली कभी ओपोज नहीं करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट अनकंफर्टेबल होगा। फ्यूचर सिनेरियो की बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो सिनेरियो नंबर 1 में ऑयल को पूरी तरह से यूएस के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाए और ऑयल के उत्पन्न को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा वेनेजुएला का। सिनेरियो 2 में नार्को वायलेंस और सीरिया की तरह का रिस्क भी आ सकता है। सिनेरियो 3 में ग्रेट पावर चेस हो जाएगा, रसिया चाइना बैलेंसिंग, यूएन डिप्लोमेसी और प्रॉक्सी प्रेशर। अब यहाँ से मैं एक फाइनल
और एक ब्लंट ओपिनियन देता हूँ, टैक्टिकल लेवल पे ऑपरेशन ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर रहा है। वॉर ऑन ड्रग का लेवल लगाकर अगर रिजाइन चेंज नॉर्मल हो जाए तो सोवर्जिनिटी एक प्रिविलेज बन जाती है, राइट ना। इंडिया के लिए लेसन क्लियर है, एनर्जी को डाइवर्सिफाई करो, फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म रखो, क्योंकि जो आज लैटिन अमेरिका में हुआ कल किसी और रीजन में भी जस्टिफाई किया जा सकता है। लास्टली, अमेरिका ने वेनेजुएला में सिर्फ एक लीडर को टारगेट नहीं किया, उसने ग्लोबल ऑर्डर की बाउंड्री टेस्ट की। सवाल ये नहीं कि मदुरो कितना करप्टेड था, सवाल तो ये है कि आज के बाद किसी और कमजोर देश की सोवर्जिनिटी सिर्फ नैरेटिव और एक एयर स्ट्राइक से खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि अमेरिका ने सही है या गलत किया, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो क्योंकि सबको पता चल पाए कि वीक लोगों के साथ या फिर वीक कंट्री के साथ क्या हो रहा है। एंड सब्सक्राइब ब्रूटल बाइट्स फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट एंड बात बाकी के लिए कल मिलते हैं।